नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम कोर्ट की कार्यवाही और लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन यानी कि 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बाबीजा ने अपने फैसले में कहा कि पेश मामले में साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को देखने के बाद वो महसूस करती हैं कि आरोपी केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने ईडी के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि अन्य आरोपियों के समक्ष आमना सामना करवाना जरूरी है ताकि सभी तथ्यों का खुलासा हो सके। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कथित शराब नीति घोटाले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिमांड पर ईडी की मांग थी कि जिस पर एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं सुनवाई के लिए जाते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब व्यापारियों से रिश्वत मांगने के मुख्य साजिशकर्ता है। केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। केजरीवाल शराब नीति की कार्यान्वयन में सीधे रूप से शामिल थे। पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले में उन पर कई आरोप है। ईडी ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी जिसका काम शराब नीति के लिए राय लेने का था, उसने कोई काम नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई। सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। वह आम आदमी पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए। एएस राजू ने कहा कि विजय नायर साउथ ग्रुप और केजरीवाल के साथ के कविता के लिए मिडिलमैन और उनके लिए काम कर रहा था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से किकबैक लेने के लिए उनके हिसाब से शराब पॉलिसी में बदलाव किए। एएसजी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एहसान के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। इस बात की पुष्टि बयानों से होती है। केजरीवाल सीधे तौर पर नीति निर्माण में शामिल थे। केजरीवाल गोवा चुनाव अभियान के साथ साथ अपराध की आय के प्रबंधन में भी शामिल थे। केजरीवाल पार्टी के मुखिया है। एएसजी राजू ने राघव मुंगटा के बयान का हवाला दिया कि केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। मुंगटा पिता पुत्र दोनों ने इस बयान की तस्दीक की है। वह मामले में सरकारी गवाह बन चुके सारथ रेड्डी का बयान है कि केजरीवाल चाहते थे कि उनके पिता दिल्ली में शराब कारोबार का चेहरा बने। उस बयान के मुताबिक केजरीवाल ने शरद रेड्डी को विजय नायर पर भरोसा रखने को कहा था। विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है। वो केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता था, पॉलिसी लागू कराना और जो ना माने उसे धमकाने का काम करता था। एएसजी ने कहा कि अपराध की आय में न केवल वह 100 करोड़ रुपए की रिश्वत बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी शामिल है, जो 600 करोड़ रुपए से अधिक था। साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021 से 22 में गोवा कैंपेन में किया। एएसजी ने कहा कि सभी विक्रेताओं ने कुछ हद तक रिश्वत नकद भुगतान किया। हमारे पास चैट भी है जो इसकी पुष्टि करते हैं। अधिकांश विक्रेताओं ने अधिकतम सीमा तक नकद भुगतान किया। एएसजी राजू ने कहा कि एक सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए थे। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल का सारा काम विजय नायर ने किया और नकदी इकट्ठा करना और लोगों को धमकाना इसका काम था। एएसजी राजू ने कहा कि गोवा में हवाला के जरिए 44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर सम्मान की अवहेलना किया है। वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। इसके बाद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। सिंघवी ने ईडी के रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि बिना तथ्य रिमांड नहीं मिलेगी। एजेंसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी की क्या जरूरत। सिंघवी ने कहा कि बिना तथ्य रिमांड नहीं मिलेगी। एजेंसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी की क्या जरूरत।
ईडी गिरफ्तारी का कारण बताए। उनके पास गिरफ्तार करने की शक्ति होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास गिरफ्तार करने की अनिवार्यता है। सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पार्टी के पहले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हो। सिंघवी ने कहा कि ईडी द्वारा लगातार वही 3-4 नामों का सहारा लिया जा रहा है। सभी मामलों में पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही है। ईडी का पूरा रिमांड आवेदन गिरफ्तारी नोट की कॉपी है। सिंघवी ने पूछा कि गिरफ्तारी का आधार क्या है। गवाहों के बयान, राजू का दिया हुआ बयान दर्ज है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें केजरीवाल की हिरासत की जरूरत नहीं है। ईडी का अब ये नया तरीका है कि पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान ले लिया जाए और इसके बदले उनको जमानत दे दी जाए। सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल में हैं। चुनाव नजदीक है, इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है और लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, जबकि 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी डीलिंग का कोई जिक्र नहीं किया। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को सोमवार को बड़ा झटका लगा। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री को तत्काल सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन ने सरेंडर के लिए वक्त मांगा था, लेकिन अदालत ने ये मांग भी नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल ने फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि मेरे मुवक्किल फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सरेंडर करने में थोड़ा समय लग सकता है। अदालत की पीठ ने इसे न मानते हुए तुरंत सरेंडर करने को कहा। शीर्ष अदालत ने जैन की नियमित जमानत याचिका पर 17 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को जैन को मेडिकल बेस पर अंतरिम जमानत दी थी और उसके बाद बार बार जमानत की अवधि बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जैन को दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी और जैन को तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। जैन को प्रवर्तन निर्देशालय ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर अन्य लोगों के साथ 2010 से 12 और 2015 से 16 के दौरान 3 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। आम आदमी पार्टी नेता वर्तमान में मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, जो उन्हें पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने अप्रैल 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जैन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया। इस मामले में 4 दिन की सुनवाई के बाद जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जैन के वकील ने कहा कि वह वर्तमान में जैन फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और आत्मसमर्पण में देरी करने की अनुमति मांगी। हालांकि कोर्ट ने इनकार किया और कहा कि जैन को तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा। कोर्ट ने सह अभियुक्त अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की काफी दलीलें सुनी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ईडी ने जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। राजू ने तर्क दिया कि निर्देशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बावजूद जैन ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा। ईडी का मामला इस दावे पर आधारित है कि जैन के परिवार के सदस्यों को कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। सह आरोपी वैभव और अंकुश जैन महज डमी के रूप में काम कर रहे थे। ईडी ने दलील दी कि इन कंपनियों को मिली पूरी रकम का पता सत्येंद्र जैन से लगाया जा सकता है। ASG राजू ने अदालत को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के निष्कर्षों को पलटने के खिलाफ भी आग्रह किया।
दोनों ने पहले जैन के जमानत के अनुरोध को अस्वीकार किया था। उधर जैन की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी का मामला अस्थिर आधार पर बनाया गया, जो बिना पर्याप्त सबूत के मास्टरमाइंड और कंट्रोल जैसे शब्दों पर निर्भर है। सीनियर वकील ने इस बात पर जोर दिया कि जैन के खिलाफ कोई भी अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता और धन शोधन निवारण अधिनियम के आवेदन पर सवाल उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए के विरोध में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गईं और इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अलग से असम के मामलों की सुनवाई होगी। देश भर से सीएए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से सीएए पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता में से एक की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र को समय दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीएए को 4 साल हो गए, अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये नोटिफिकेशन इंतजार कर सकता है, हम समय का विरोध नहीं कर रहे। 4 साल बाद ऐसी क्या अर्जेंसी है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अदालत से नोटिफिकेशन पर रोक लगाए जाने की मांग की। याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में पेश अन्य वकील इंदिरा जयसिंह ने सीएए पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। वहीं सीजेआई ने कहा कि जवाब के लिए केंद्र सरकार को कुछ समय दिया जा सकता है, क्योंकि वह कुछ और समय मांगने के हकदार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 236 याचिकाओं में से कितने मामले में अदालत ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से जारी आदेश के मुताबिक असम के मामलों की सुनवाई अलग से की जाएगी। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील ने कहा कि 6B4 कहता है कि सीएए असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूरी तरह बाहर है। वहीं सीजेआई ने कहा कि पूरा राज्य बाहर नहीं है, बल्कि वो हिस्से जो 6वीं अनुसूची में शामिल हैं, सिर्फ वही हिस्से बाहर हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा तो शुरू से ही है। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि उनको जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मिलेगा और 2 अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यूनियन ने 4 हफ्ते तक काउंटर दाखिल नहीं करने का फैसला किया है। इस बीच वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें उतना समय दीजिए, लेकिन इस बीच नागरिकता मत दीजिए। वहीं केंद्र ने कहा कि मामले पर कुल 236 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना संभव नहीं हो पाएगा। सीजेआई ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर 9 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर के कविता की जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और 26 मार्च तक बढ़ी कविता की हिरासत था। वहीं कोर्ट से निकलते समय के कविता ने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक नेताओं की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी गलत बात है। चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए और जनता को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लोकतंत्र की सुरक्षा की जानी चाहिए। के कविता की जमानत अर्जी को कोर्ट द्वारा ईडी को जमानत अर्जी की कॉपी सप्लाई कर दी गई। Today the matter has been taken up. So the court has granted 3 days custody. So the matter has been posted to 26th of this month. Okay. What about the ground of seeking custodial interrogation again? The same thing, that they want still some more time. They want to take some measures and they want to procure some evidence. So by stating that, they asked for 5 days. But whereas court has granted only 3 days custody,
So now the matter is posted to 26th of this month. So Defence Council opposed the custody remand today. Of course, What were your contentions? the same thing what we submitted earlier by the Defence Council, the same grounds were there. But as the ED insisted for the custody, so only custody petition has been taken up. And though they have insisted for 5 days, the custody has been given only for 3 days. Ma'am, we heard that a bail application also has been moved. Yes, it is moved, but the same is pending for the reply of the ED. Okay. So it is also taken on the bench on the same day, next date of hearing on 26th. The notice has been issued or not? Yeah, court said that the court will issue notice in that petition. Thank you. सुप्रीम कोर्ट ने आईटी संशोधन नियम के तहत तथ्य जांच इकाइयों या फैक्ट चेक यूनिट के गठन की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में नए आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है और उसमें मुख्य तौर पर बोलने की आजादी का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई 15 अप्रैल को है। ऐसे में एफसीयू पर अंतरिम रोक लगाई जा रही है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। ये अधिसूचना बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को इकाई की अधिसूचना जारी करने से रोकने से इनकार करने के कुछ दिन बाद आई है। याचिका स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आईटी रूल्स के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। फैक्ट चेक यूनिट को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्र द्वारा फेक न्यूज की चुनौती से निपटने के लिए फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित करने के एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में नए आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ऐसे में मुख्य तौर पर बोलने की आजादी का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई 15 अप्रैल को है। ऐसे में आईसीयू पर अंतरिम रोक लगाई जा रही है। अदालत ने कहा कि हम इस केस में मेरिट पर कुछ नहीं कहना चाहते, इस पर फैसला हाई कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक नियमों पर रोक रहेगी। ये फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिया है। केंद्र सरकार के नए आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहा है। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा पारित 2023 के सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम के तहत फैक्ट चेक यूनिट या एफसीयू बनाने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर फर्जी कंटेंट की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित की थी। केंद्र के द्वारा आईटी नियम के संशोधन के मुताबिक केंद्र सरकार से जुड़ी ऐसी जानकारी जिससे एफसीयू फर्जी पाएगा, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटाना होगा, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। याचिका में कहा गया है कि एफसीयू सोशल मीडिया कंपनियों को केंद्र सरकार के बारे में ऑनलाइन सामग्री की सेंसरशिप लागू करने के लिए मजबूर करेगा। 30 जनवरी 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों ने 2 अलग अलग राय दी, जिसमें एक जज ने नियमों को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जबकि दूसरे जज ने नियमों को रद्द नहीं किया। बॉम्बे हाई कोर्ट डबल बेंच के द्वारा इस संशोधन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि इस मामले में नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े बड़े संवैधानिक सवाल शामिल हैं, जिस पर विचार जरूरी है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर हाई कोर्ट के तीसरे जज इस पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पेंडिंग है। जजों की बेंच ने कहा कि हमारा विचार है कि ये पहली नजर में नियमों को लागू करने पर रोक लगाने का मामला बनता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 मार्च को इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लोकसभा चुनाव से पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगा, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी और इस तरह कोर्ट ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कारण बाद में बताए जाएंगे। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पद पर प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान करता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 2 नए निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा कि कानून लागू करने से पहले निर्वाचन आयुक्तों के पद पर नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जा रही है और इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, टीएन शेषन मामलों से लेकर उसके बाद भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की गई और फिर इस अदालत ने नियुक्तियों को बरकरार रखा। पीठ ने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कानून पर रोक लगाने से केवल अराजकता पैदा होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी रोक के खिलाफ तर्क दिया। उनमें से कोई भी चुनाव आयुक्तों के बारे में एक भी बात नहीं कह सका। वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने आवेदन दायर किया, हमने प्रक्रिया को तेज कर दिया, लेकिन प्रक्रिया फरवरी में शुरू हो गई। केंद्र से पूछा कि चयन समिति को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने का वक्त क्यों नहीं दिया। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाने की याचिका निरर्थक हो जाए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे वर्तमान चयन पैनल की संरचना अनूप बरनवाल फैसले के अनुरूप नहीं थी, जिसमें सीजेआई को चयन पैनल में जगह देने की बात थी। हालांकि न्यायालय ने बताया कि निर्णय तब दिया गया था जब कोई कानून नहीं था और इसलिए निर्णय ने कानून लागू होने तक एक प्रक्रिया की सिफारिश की थी। इसके बाद कोर्ट ने स्टे से इनकार करते हुए आदेश पारित किया। हालांकि पीठ ने सीईसी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार 20 मार्च को हलफनामा दायर किया था। सरकार ने कहा था कि ये दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जुडिशियल मेंबर जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, कोर्ट्स द स्पीक में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।